गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, कुछ हफ्ता पहले अर्थात लास्ट वीकेंड में जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट हुई है, अर्थात या कोई रिपोर्ट आया है या किसी को कोई अवार्ड मिला है, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा, वो है टाइगर सेंसस अर्थात बाघ गणना 2022। बाघ गणना 2022 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2022 के गणना में भारत में 2022 की गणना के अनुसार भारत में वर्तमान में 3682 कितने 3682 बाघ हैं। यदि बात करूं 2018 की तो याद रखिएगा 2018 में कितने बाघ थे 2967। वहीं 2014 में कितने बाघ थे 2226। इस आंकड़े से हमको यह चीज स्पष्ट हो रहा है कि बाघ की जो गणना है, बाघ की जो संख्या है, निरंतर क्रम में बढ़ते जा रहा है। और ये देखिए लगभग 6% का, कितने का 6% का ग्रोथ हुआ है। 2018 में जहां 2967 बाघ थे, वहीं 2022 में कितने बाघ हैं वर्तमान भारत में 3682। देखिए, बाघ गणना करने का उद्देश्य कहां से आया, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रख 2010 की बात है और एक सम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग। ये रसिया में है। इस सम्मेलन में बोला गया था कि जो बाघों की जनगणना है, बाघों की जनगणना अर्थात बाघों की संख्या में जो तेजी से गिरावट आ रही है, उसे 2022 तक दुगुना करना है। लेकिन यह सरप्राइज वाली चीज थी, हमने 2018 में ही बाघों की गणना को डबल कर दिया था। 2010 के बाद 2014, 18 और 2022 वर्तमान जनगणना के हिसाब में हमारे भारत में कुल 3682 बाघ हैं। एक इंपॉर्टेंट, यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आता है क्या कि 29 जुलाई चूंकि 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में रसिया में यह एक सम्मेलन होता है जिसमें यह कहा जाता है कि बाघों की जनगणना को दुगुना करना है, और वह दिन होता है 29 जुलाई को। तो इसी दिन को याद करते हुए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाते हैं क्या, बाघ दिवस अर्थात टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय देखिए ये 3682 पूरे विश्व के अर्थात पूरे विश्व के टाइगर का लगभग 75% हिस्सेदारी केवल और केवल भारत में है जी। ये अच्छी चीज है। जैसे हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, उसमें एक चीज आता है की स्पेसिस, अर्थात ये संख्या में कम तो होते हैं, लेकिन यदि इनकी संख्या कम और होती जाएगी, कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है अर्थात बायोडाइवर्सिटी वो प्रभावित होती है।
यदि शेर कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हिरण की तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि हमें पर्यावरण पारिस्थितिकी को संतुलित रखना है तो यह चीज तो श्योर करना होगा कि जितने भी की स्पेसीज हैं, अर्थात बाघ हो जाए, चीता हो जाए, उनको क्या करना है, कंजर्व करना है, संरक्षण करना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद देखिए। इस जनगणना में क्या चीज सामने आई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। यदि मैं बात करूं स्टेट वाइज, टॉप 3 स्टेट सर्वाधिक टाइगर वाले, एक है एमपी, आप सभी जानते हो टाइगर स्टेट बोलते हैं। उसके बाद याद रखना है एमपी के बाद कर्नाटका, और उसके बाद तीसरा उत्तराखंड, यूके नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड। एमपी में वर्तमान में है 785 बाघ, कितने, 785 बाघ। कर्नाटका में है 563 बाघ और उत्तराखंड में है 560 बाघ। ये याद रखना। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो इंपॉर्टेंट है क्या, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने बाघ हैं, छत्तीसगढ़ में है 17 बाघ। कितने, 17 बाघ। चूंकि यह संख्या कम होती जा रही है। यदि 2018 की तो हमारे छत्तीसगढ़ में 19 बाघ थे, अब यह जनसंख्या और घट गई है, ये हो गई है 17 बाघों में याद रखना सर्वाधिक बाघ कौन से टाइगर रिजर्व में है, तो हमें याद रखना है अचानकमार। अचानकमार में है 5, इसको लिख सकते हो अचानकमार। अचानकमार में है 5, उसके बाद इंद्रावती में है 1, 5 और 1, 6, और उसके बाद सीता नदी उदयंती में है 1, अर्थात 5, 2, 7। इसके 10 जो बाघ हैं, 10 बाघ बाहर हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, सीता नदी उदयंती, एक है इंद्रावती और एक है अचानकमार। इन तीनों को मिला के 7 और बाकी 10 बाहर विचरण कर रहे हैं। इतना सेगमेंट आप याद रखिए। इसके बाद चलता हूं दूसरे स्लाइड में, देखिएगा। दूसरे स्लाइड में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि भारत में वर्तमान में 54 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं, हमारे काम का जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उसको याद रखना। जैसे देखिए, जैसे याद रखिए यहां पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में याद रखना मधुमलाई। तमिलनाडु के बाद आ जाइए, यहां पे है केरल। केरल में याद रखिए पेरियार। यहां पे है कर्नाटका। कर्नाटका पे याद रखिए नागरहोल। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये दक्षिण भारत में, यहां पे है उड़ीसा, और उड़ीसा पे है एक इंपॉर्टेंट सतकोसिया प्लस सिमलीपाल। और छत्तीसगढ़ को तो आप जानते ही हो, छत्तीसगढ़ में उदयंती सीता नदी के अलावा इंद्रावती
और इंद्रावती के अलावा अचानक मर। छत्तीसगढ़ को बेस बनाइए और छत्तीसगढ़ के साइड में है एमपी। एमपी में जानते ही हो कान्हा। कान्हा के अलावा एक है, कान्हा के अलावा जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ के अलावा प्लस पन्ना, ये याद रखिए, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा। छत्तीसगढ़ को बेस बनाइए, उड़ीसा का हो गया। अब उड़ीसा के बाद आ जाइए झारखंड। झारखंड में है पलामू। यूपी आ जाइए दुधावा। बिहार आ जाओगे तो वाल्मीकि। यहां पे है एक राज्य बंगाल, और बंगाल में है सुंदरवन प्लस बुक्सा। इसके अलावा मिजोरम में है डंपा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। ठीक है। और जहां इंपॉर्टेंट एक चीज है, जीम कार्बेट। कहां? यूके अर्थात उत्तराखंड। राजस्थान में आ जाइए सरिस्का, रणथंबोर। ये इतने जो हैं इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जी। इन सारे टाइगर रिजर्व में 2022 का बाघ जनगणना हुआ। इसमें एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सभी टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक टाइगर जीम कार्बेट में है, जो कि कहां है? उत्तराखंड में। इतना कम से कम याद रखिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट में यदि बात करूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं, कहीं ना कहीं ये जो बाघों की गणना है, बाघों की जनसंख्या में ये वृद्धि है, किसी ना किसी प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण, क्या बोल सकते हो, प्रयास ही है, जिसके कारण हमने इनकी गणना में एक अत्यधिक वृद्धि देखी। और उसी की बात कर रहा हूं। 1973 में अप्रैल के महीने में एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था, उसी का नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। इसी टाइगर प्रोजेक्ट के कारण ही आज हमारे भारत में पूरे विश्व का लगभग 75% टाइगर निवासरत हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। देखिए इसी क्रम में, क्योंकि हमने देखिए 1973 और आज हो रहा है 2023, लगभग 50 वर्ष पूरे किए हैं, लगभग हो गया। इसी 50 वर्ष के उपलक्ष्य में जब मोदी जी कर्नाटका के नागरहोल टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात टाइगर में गए थे, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसी को मैं अभी बताने जा रहा हूं। उस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके अंतर्गत 7 प्रकार के बिग कैट का क्या करेंगे? कंजर्वेशन। ये 7 बिग कैट कौन कौन से हैं याद रखना। एक लॉयन, सेकेंड टाइगर, थर्ड चीता,
4th प्यूमा, 5th लेपर्ड, 6th स्नो लेपर्ड, देखिए लॉयन, टाइगर, चीता, पुमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और एक 7वां है जैगुआर। इसके लिए भारत 97 देश के साथ मिलकर लगभग 800 रुपये खर्च करने जा रही है। 800 करोड़, 800 रुपये बोलता हूं, 800 करोड़ रुपए। देखिए टाइगर सेंसस को जाने, इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी ये योजना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसके अंतर्गत 7 प्रकार के बिग कैट की क्या किए जा रहे हैं, कंजर्वेशन। आप देख सकते हो हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा टाइगर सेंसस, ये उसके बाद देखा कि कौन कौन से राज्य में सर्वाधिक बाघ है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। उसके बाद देखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट भारत के टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद देखे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, और 5वां देखे इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। इतने को आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तय रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है, एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स का सेगमेंट है। और स्पोर्ट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज घटा है और वो क्रिकेट से रिलेटेड है। नाम है देवधर ट्रॉफी। याद रखिएगा देवधर ट्रॉफी एक क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट है जिसे बीसीसीआई कराता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई कराता है और यह होता है ओडीआई अर्थात वनडे इंटरनेशनल, वनडे फॉर्मेट में एक दिवसीय मैच है। ये चर्चा में क्यों है, इसका कारण है साउथ जोन ने विनर है साउथ जोन और रनर अप है, रनर अप बना है कौन, ईस्ट जोन। अर्थात 2023 देवधर ट्रॉफी के विनर कौन बने हैं, साउथ जोन। इसमें जी 5 प्रकार की टीम भाग लेंगी। चूंकि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में, नॉर्थ जोन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, 5 टीम भाग लेंगी। और इस वर्ष अर्थात 2023 के देवधर ट्रॉफी विनर कौन है, साउथ जोन। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, चूंकि दोनों जो टूर्नामेंट है बीसीसीआई करा रही है और दोनों डोमेस्टिक अर्थात घरेलू श्रृंखला है, दोनों में एक मूल अंतर यह है, ट्रॉफी ओडीआई से रिलेटेड है लेकिन दिलीप ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट। देवधर ट्रॉफी में जहां 5 टीम भाग ले रही है, दिलीप ट्रॉफी में इन 5 टीम के अलावा एक टीम और जुड़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट जोन टीम। यदि बात करूं दोनों के विनर का तो दोनों का विनर इस बार सेम है। 2023 के दिलीप ट्रॉफी के विनर और देवधर ट्रॉफी के विनर साउथ जोन है। कौन सा जोन, साउथ जोन। इतना कम से कम याद रखिए। चलते हैं, कुछ पर्सनालिटी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी पर्सनालिटी में अभी जोर डालेंगे।
देखिए पहला याद रखना, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बाद याद रखिएगा राजीव गौबा, और तीसरा है सुधीर सक्सेना। देखिए ये तीनों चर्चा में क्यों हैं? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक नाम, एक अवार्ड बहुत फेमस है, याद रखना, वसुंधरा सम्मान। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पटवारी में एग्जाम में पूछा जा चुका है। वसुंधरा सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे मिला है? सुधीर सक्सेना को, कम से कम इतना याद रखिए। एक और अवार्ड किससे मिला है जी? नरेंद्र मोदी जी को, और वो मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड। दो 2023 का लोकमान्य तिलक अवार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके बाद राजीव गौबा न्यूज में क्यों है? इनका कारण है, जैसे हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, जिनके नाम से शासन होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, और जो शासन करता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो? ठीक। शासन करता है प्रधानमंत्री, किसके नाम से? किसके नाम से? अर्थात राष्ट्रपति के। लेकिन किसके द्वारा करता है शासन? याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण पद है। यदि मैं बोलूं पूरे भारत का सबसे ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, सबसे बड़े नौकरशाह पूरे भारत का कौन है? याद रखना, एक नाम है राजीव गौबा। ये है वर्तमान में कैबिनेट सचिव। चर्चा में रहने का इनका कारण है क्योंकि इन्हें वर्तमान में 1 साल का एक्सटेंशन दिया सरकार ने, अर्थात 1 साल और ये भारत के कैबिनेट सचिव बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, चूंकि हमने जितने भी सेगमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पर्पज से हमने कवर किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।